दोनों जय हिंद। आज हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना में युद्ध होता है तो किसके पास कौन सा हथियार ज्यादा है और कौन सा हथियार खतरनाक है, दोनों इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में दोनों की आर्मी की रैंकिंग कितनी है। तो दुनिया में अमेरिका टॉप नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रसिया और तीसरे नंबर पे चाइना आता है और चौथे नंबर पर इंडिया आता है। रैंक के हिसाब से ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जिसका रैंकिंग जितना कम रहता है इंडेक्स में, वो उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। चाइना का कम है 0.6, इंडिया का 0.9। यहां आपको भले लग सकता है कि चाइना पावरफुल है, आगे देखते चलेंगे, जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और आप भी चाइना के $10 बिलियन जो खर्च कर रहा है चाइना, उसी जाल में आप भी फंस जाएंगे। चाइना पूरी दुनिया के मीडिया में जो पैसे देता है रिश्वत के रूप में या अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए, अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए, वो $10 बिलियन है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उसकी इकोनॉमी है। उसका बजट बहुत ज्यादा है, $237 बिलियन, और हम लोग का बजट उसके आगे बहुत ही कम है। हमसे उसका रक्षा बजट 4 गुना ज्यादा है, $61 बिलियन है। इसमें हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। यही हमारी इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, बाकी कोई टेंशन नहीं है चाइना और इंडिया से। आगे देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के पास बहुत ज्यादा है, उसके पास कुछ कर्ज भी है। $1.5 ट्रिलियन उसके पास कर्ज है, विदेशी कर्ज, और भारत के पास $0.5 ट्रिलियन कर्जा है। तो उसका पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है 4 गुना, तो हमसे 3 गुना ज्यादा कर्जा भी ले रखा है। लेकिन चाइना का व्यापार इतना ज्यादा है कि उसके पास विदेशी मुद्रा 3000 ट्रिलियन है, और हमारे पास विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन मनी जो रिजर्व में रखा गया है, वो केवल 400 ट्रिलियन है। तो उसके पास व्यापार से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहाँ युद्ध में हमको मेन ज्योग्राफिकली समझना है कि किसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, चाइना का ये वाला जो स्टेट है, ये तिब्बत है, इसको उसने कब्जा किया। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये बहुत ज्यादा हाइट पे है। और ये वाला इधर वाला राज्य सिंजियांग, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिस पर चाइना काफी अत्याचार करता है, तो इधर से ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो उसके अंडर में आता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ इतना भयानक हाइट है कि जहाज यहाँ उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। अभी समझाएंगे हाइट की वजह से जहाज अच्छा क्यों नहीं काम कर पाते हैं सब। दूसरा कि चाइना को अपनी आर्मी को 2 तरह से ट्रेन करना है। एक चाइना के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, उसके लिए अमेरिका। चाइना अमेरिका के लिए भी प्रिपेयर रहता है, इसलिए उस ढंग से तैयारी करता है, और इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया अपना मेन थ्रेट चाइना को मानता है, इसलिए इसके जितने भी हथियार है वो चाइना को ध्यान में रख के किए गए। इसलिए इंडिया के हथियार आपको कम दिखेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल दुश्मन है। और पाकिस्तान की तो बातें छोड़िए उसको। अब चाइना के सामने क्या है, उसको कुछ अमेरिका को काउंटर के लिए हथियार रखने हैं, कुछ इंडिया के लिए। अमेरिका से लड़ना है तो एयरफोर्स नेवी से लड़ोगे, और इंडिया से लड़ना है तो फिर आर्मी से लड़ोगे। तो इसलिए उसकी संख्या ज्यादा दिखती है। ज्यादा इसलिए दिखती है, ज्यादा बवाल पाल के रखा है। अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इधर हम चाइना का लिखते हैं, इधर इंडिया का लिख रहे हैं। चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है, हर तरह के एयरक्राफ्ट को मिला के, जबकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ एयरक्राफ्ट की संख्या इंडिया के पास कम है और इसके पास ज्यादा है। लेकिन चाइना चाह के भी अपने एयरक्राफ्ट से इंडिया के लिए ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता है, जिसके कुछ कारण है। चाइना के पास जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये चाइना के पास सबसे बड़ा पावरफुल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, वो 1232 है, जबकि इंडिया के पास देखिएगा तो केवल 538 है। यहाँ चाइना के ये एयरक्राफ्ट पावरफुल भी है, नो डाउट, ये हम भी कहते हैं पावरफुल है। इंडिया के एयरक्राफ्ट भी बहुत तगड़े हैं। इधर जो आप हाल ही में राफेल आया है, ये कॉम्बैक्ट जहाज क्या होते हैं, आमने सामने लड़ाई में काम आते हैं। वो ग्राउंड पे भी हमला कर सकते हैं, सामने भी हमला कर सकते हैं। लेकिन चाइना के ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और इंडिया के एयरक्राफ्ट में सब बहुत ज्यादा हथियार भर जाते हैं, जिस वजह से इसका वजन बहुत भारी हो जाता है। लेकिन चाइना का ऊपर जो इंडिया से सटने वाला तिब्बत का एरिया है, वो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वो ऑलरेडी उतनी ऊंचाई पर है, उसके बाद से जहाज को ऊंचा जाना है 5000 मीटर। और अब इतनी हाइट पे जाने की वजह से इसमें जेट इंजन लगा रहता है। और जेट इंजन की खासियत क्या होती है कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के उसका अंदर का पेट्रोल जलेगा ही नहीं। वो रॉकेट इंजन थोड़ी है जो अंतरिक्ष में चला जाए। जेट इंजन को ऑक्सीजन चाहिए, और ये जमीन खुद ही 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और 5000 और जाइएगा तो उतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही घट जाता है, जिस वजह से उसकी इंजन की क्षमता घट जाती है। अब इंजन की क्षमता घट जाएगी तो आप चाह के भी आपकी ये 4थी पीढ़ी का जहाज और 5वीं पीढ़ी का जहाज किसी काम का नहीं रह गया। मान के चलिए कि आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आपका इंजन ही काम करना छोड़ देगा, जिस वजह से आप चाह के भी ज्यादा हथियार नहीं ले सकते हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकते हैं। और अब
तो उतना पार करके अगर आप आइएगा इंडिया की ओर, तो एक तो पहले ही आप तो कम लोड उठाए ही थे, रास्ते में भी आपका कुछ फ्यूल खत्म होगा। अब इंडिया की ओर ऐसे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, यहाँ की जो एयरफोर्स है वो भूखे मुंह बैठी हुई है। आइए, ये फुल कॉम्पैक्ट कैपेसिटी के साथ अपने थर्ड और फोर्थ जनरेशन के साथ ही आपके फिफ्थ जनरेशन की जहाजों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ ज्योग्राफिकली ड्रॉबैक चाइना के साथ बहुत बड़ा है, ये उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। चाइना के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट है ये काफी तगड़े हैं। इसका जो J-20 एयरक्राफ्ट है 5वीं पीढ़ी का, बहुत ही तगड़ा है। वो एक साथ 12 टारगेटों पर हमला कर सकता है, जबकि भारत का अटैक एयरक्राफ्ट सुखोई एक साथ 16 टारगेट पर हमला कर सकता है। ये 16 का 16 मारेगा। और ये चाइना के साथ यहाँ फिर एक समस्या ये हो जाती है कि चाइना को तिब्बत पार करके आना है, उसके बाद वो इंडिया पहुंचेगा। तिब्बत पार करने के बाद भी उसको 100-200 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद ही वो इंडिया पहुंचेगा। तो अब वो उसकी क्षमता है 12 मारने की, उस पे से वो आधा लेके आएगा 6, तब ना यहाँ आएगा। यहाँ 16 लेके बैठा है। तो आप कितना भी तगड़ा एयरक्राफ्ट बना लीजिए, प्रकृति के आगे आप नहीं लड़ सकते हैं। युद्ध में ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। कौन पहले ट्रांसपोर्ट में पहुंचता है? तो ट्रांसपोर्ट विमान चाइना के पास 224 है और इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके पास विश्व प्रसिद्ध C-17 ग्लोब मास्टर है, जिसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। और चाइना को यहाँ फिर दिक्कत होगा कि हैवी लोड आप कम ऑक्सीजन से उठा ही नहीं सकते हैं। तो इसके पास आप इस तरह से देखेंगे तो इसको यहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसका तो प्रिंसिपल यही है कि वो हवा के थ्रस्ट पे ही उड़ते हैं, ऊंचाई पे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से हवा का थ्रस्ट भी नहीं रह जाता है। और चाइनीज हेलीकॉप्टर की संख्या ज्यादा है, 911 है, और इंडिया के पास केवल 722 हेलीकॉप्टर है। लेकिन यहाँ इंडिया भारी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है, जो मतलब बहुत हैवी हेलीकॉप्टर है। एक Mi-17 V5 और दूसरा चिनूक आ गया है। चिनूक के पास डबल डिस्क है। हेलीकॉप्टर के डायना को डिस्क कहते हैं। ये डबल डिस्क है, इसकी सर्विस सीलिंग ज्यादा है, लोड कैपेसिटी भी ज्यादा है। डिस्क मतलब डायना, सर्विस सीलिंग मतलब ज्यादा हाइट पे जा सकता है, क्योंकि 2-2 डायना है इसके पास, और ज्यादा चीजों को ये उठा सकता है एक ही बार में। जबकि चाइना के हेलीकॉप्टर के पास सर्विस सीलिंग की क्षमता कम है, क्योंकि इनके पास अधिकांश हेलीकॉप्टर सिंगल डिस्क के ही हैं। आर्मी को बढ़त देने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काफी जरूरी होते हैं। चाइना के Y-20 हेलीकॉप्टर जो है, उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास महज 23 अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन इस अटैक हेलीकॉप्टर के साथ Mi-24 और अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल करने के बाद भारतीय एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर विश्व प्रसिद्ध है। इसने कई युद्धों में अपनी जंग को दिखाया है, जबकि चाइनीज हेलीकॉप्टर अभी किसी भी लड़ाई को नहीं लड़े हैं। एक बात बताइए, आप खूब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, जगह जगह टेस्ट माराइए, इस कोचिंग में उस कोचिंग में टेस्ट दे दीजिए, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप एग्जाम में पास होइएगा? देखिए, टेस्ट देना अलग होता है, प्रैक्टिस देना अलग होता है, लेकिन एग्जाम को सॉल्व करना अलग होता है। तो इन हेलीकॉप्टरों को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि अमेरिका से आयातित ये अपाचे हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया हर जगह अपनी काबिलियत को दर्शा चुके हैं। दूसरा, इस हेलीकॉप्टर के अंदर सर्विस सीलिंग ज्यादा है, और इसका जो एमुनिशन, जो आगे गनर हथियार होता है, वो पायलट के डायरेक्ट आंख से अटैच होता है। जिधर पायलट देखेगा, इसका जो बंदूक है वो उधर ही घूम जाता है, निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एक और चीज कि ये 9mm की बंदूक की गोली को भी झेल सकता है, और इसमें जो हॉट स्पॉट यानी मिसाइलों को लगाने की जगह है, ये इससे 3 गुना ज्यादा है। यानी हेलीकॉप्टर के मामले में अभी पूरी दुनिया में अपाची के आगे कोई नहीं टिक सकता है। और ये जो अपाची है, ये एकदम नीचे नीचे उड़ान भर सकता है, जिस वजह से ये रडार में भी नहीं आएगा, और ये क्षमता इसके पास नहीं है। ओवरऑल चाइनीज जो एयरफोर्स है वो संख्या में आगे है, लेकिन उसके सामने एक प्राकृतिक समस्या, दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे पास कम ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा है। और वैसे भी चाइनीज सामानों पे कितना भरोसा करते हैं, सोच रहा चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अब बात करते हैं थल सेना की आर्मी के बारे में। तो जो टैंक्स हैं, देखिए चाइना के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैंक है, 35,000 टैंक है, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा ओल्ड डेटेड टैंक है, और चाइना का एरिया बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से उसको टैंक की ज्यादा जरूरत है। अब एक बात बताइए, भारत और चाइना की जहां भी सीमा लगती है वहां से पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ पे टैंक चढ़ेगा यहाँ पे, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं लड़ाई में दिखेगी। आप देखे होंगे आर्मी भी जो पहुंच रही है, तो ज्यादा टैंक लेके नहीं पहुंच रही है वहां पर बॉर्डर पे, चाहे गलवान घाटी हो या लद्दाख का एरिया हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो। और इंडिया के पास जो T-90 टैंक है, ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टैंक है। अमेरिका का अब्राहम और यहाँ का T-90, भीष्म, T-72 और अर्जुन टैंक जैसे भारत के पास बहुत ही घातक टैंक है, वो 4000 की संख्या में टैंक है। इन टैंक की सबसे बड़ी जो खासियत है, इनमें इंफ्रारेड अपर्चर रडार है, ये छुप सकते हैं। दूसरा, इनमें जो टारगेट सेंसर सिस्टम दिया है कि एक बार अगर दुश्मन को टारगेट को सेट कर दिया गया, इसके जो ये बैरल जो नली है, तो उसके बाद से टैंक चलती भी रहेगी, जर्क करेगी, हवा में कूद जाएगी, तो उससे उस टारगेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एडजस्ट कर लेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टारगेट है एकदम पिन पॉइंट है। लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना दोनों के टैंक ज्यादा काम नहीं आएंगे। टैंक बेसिकली चाइना बॉर्डर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ज्यादा यूज किए जाएंगे। आर्मर्ड व्हीकल की बात करेंगे तो ये एक ऐसा गाड़ी होता है जो बुलेट प्रूफ होता है। इसके अंदर सैनिकों को बैठाकर दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। तो इंडिया के पास जो आर्मर्ड व्हीकल है वो 8,000 साढ़े 8,000 की संख्या में है, 8686 है। जबकि चाइना के पास ऐसे आर्मर्ड हथियार 33,000 है। इस आर्मर्ड हथियार की चाइना की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास विवाद ज्यादा है। उसको हांगकांग संभालना है तो इन्हीं से उसको आर्मी को भेजना है। सिंजियांग में दिक्कत है, जबकि इंडिया में आर्मी को इंटरनल कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, चाइना को ज्यादा दिक्कत है। गलवान घाटी में आए थे लोग, चाइना वाले लोग कॉम्बैक्ट लेके देखिए उलाट दिया सब इंडियन आर्मी वाला। कुछ ससुरे कमेंट कर रहे हैं कि चाइना का नहीं मरा। अरे बकलोल, अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि उसने सैटेलाइट से देख के बता दिया है कि एम्बुलेंस की आवागई ज्यादा थी, वहां पर लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक का अधिकारी मरा है और 40 से ज्यादा मौत हुई है। इंडिया में जब हम नेक्स्ट पिछला वीडियो बनाए थे तो उसमें 3 बताए थे। इंडिया में लगभग 20 जवान शहीद हो गए हैं। अभी ये संख्या घट बढ़ सकती है, इस पर ये अभी लास्ट डाटा नहीं है। लेकिन चाइना का खुद का न्यूज ने क्या कहा है कि चाइनीज सोल्जर को भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी उठानी पड़ी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नंबर नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर एक अलग सी भावना आ जाएगी। इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा मरे हैं लोग, तभी आपकी आर्मी लोग पूछेंगे आपसे। प्रोपेल गन वो होते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक कैनन यानी बारूद को लोड करके हमला किया जाता है। चाइना के पास लगभग 3800 सेल्फ प्रोपेल गन है, जबकि इंडिया के पास में है 250 है। लेकिन हम आपको पहले भी बताएं कि पहाड़ी लड़ाई में ना टैंक काम आते हैं, ये सब काम नहीं आते। हाँ, तोप काम आ सकते हैं, रॉकेट काम आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर काम आ सकते हैं, फाइटर, लेकिन ये सब उतने काम नहीं आएंगे। ये सब पाकिस्तान के लिए है सर। पाकिस्तान अब वही से भी नहीं लड़ेगा हम लोग से। देखिए भारत की समझदारी देखिए, पहाड़ों पर तोप ज्यादा काम आते हैं जिसे हम फील्ड आर्टिलरी या फिर तोप कैनन कहते हैं। चाइना के पास 3600 ऐसे तोप हैं, जबकि भारत के पास 4000 हैं। तो देखिए भारत अपने जरूरत की चीज को रखा है क्योंकि उसे पता है कि पहाड़ों पर यही काम आएंगे। और भारत सरकार इतना बेहतरीन डिसीजन लिया था कि पहाड़ों पर इनको लेके कैसे जाइएगा उतनी ऊंचाई पर। तो हम जो आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाए, इस चिनूक हेलीकॉप्टर से इन फील्ड आर्टिलरी गन को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर बहुत काम आएंगे। यहां चाइना को बेनिफिट है कि उसके पास 2650 ऐसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो एक साथ मिसाइलों को, रॉकेटों को दाग सकते हैं। जबकि भारत के पास भी है। भारत के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन इसकी संख्या महज 266 है। यहां भारत को एक निगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज्यादा है, घंटा आगे है। देखिए कैसे चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको यह संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। तो आप कहेंगे 14 लाख, ये 21 लाख। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है। तो 21 5 कितना हुआ? 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। लेकिन आपको कभी यह एहसास नहीं होने दिया जाता है क्योंकि चाइना $10 बिलियन खर्च करता है। आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप इस सब पे चाइना की कोई बुराई नहीं सुन सकते। चाइना को पता है उसकी हकीकत, इसलिए वहां के लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल करने पर बैन है क्योंकि उनके जितना भी प्रचार कर रहे हैं वो सारे उजागर हो जाएगा। देखिए नेवी की बात करते हैं तो जो चाइना के पास फ्लीट यानी जहाजों का बेड़ा है वो 750 जहाजों का पूरा फ्लीट है, जबकि भारत के पास 285 जहाजों का फ्लीट है। आप कहेंगे यहां तो चाइना को प्रॉफिट है, नहीं प्रॉफिट है। वो दक्षिणी चीन सागर को छोड़कर नहीं हट सकता है क्योंकि वहां छोड़ेगा तो उसके विरोधी सब वहां पे चढ़ जाएंगे। और भारत का हिंद महासागर में कोई विरोधी नहीं है और ना ही किसी की औकात है जो भारत से लड़ सके। चाइना के पास अभी 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े होते हैं कि इस पे जहाजें उतर सकती हैं। ये आपको संख्या में ज्यादा लगेगा, ये नए नए अभी शामिल किया है। और हम लोग अपने सेना में से 3-3 ठो एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर कर दिए। अतः चाइना को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के यूज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हमने 1971 में पाकिस्तान का वीडियो बनाया, आप देखिएगा कितने खतरनाक था हमारा विक्रांत। फिलहाल हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये इन दोनों पर भारी पड़ेगा क्योंकि ये रूस का बना हुआ है। विक्रमादित्य काफी शक्तिशाली है और हम लोगों को नेवी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए चाइनीज नेवी का जो सबसे बड़ा पावर है ना वो उसकी पनडुब्बी सबमरीन का है। इसे साइलेंट किलर कहते हैं, ये पानी के अंदर रहता है। चाइना के पास इसकी संख्या 74 है और भारत इस मामले में बहुत ही पीछे है। इसकी संख्या 16 है और आधे से ज्यादा पुराने हैं। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो हमें 50 साल लग जाएगा क्योंकि हम 10 साल में केवल 5 ही पनडुब्बियां बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाए तो भारत सरकार ने
सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। भारत सरकार ने अमेरिका से P-8I विमान खरीद लिया। P-8I विमान को सबमरीन हंटर कहते हैं। यह हवा में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को ऊपर से ही पहचान जाता है कि समुद्र के अंदर है, उन्हें मार देता है। अतः इन पनडुब्बियों की संख्या धरी की धरी रह गई। अब हम लोग इन पनडुब्बियों से सुरक्षित भी हो गए और धीरे धीरे हम फ्रांस की मदद से पनडुब्बियां बना भी रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, वरना आप केवल संख्या देख के ना उलझ जाएंगे। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं? देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे साइज में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक हमला करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर है और भारत के पास 10 विध्वंसक यानी 10 डिस्ट्रॉयर है, लेकिन ये सब आधुनिक डिस्ट्रॉयर है और ये पुराने टेक्नोलॉजी के हैं। इन सभी के बावजूद चाइना के पास नेवी की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात की गारंटी लेते हैं कि चाइनीज नेवी हिंद महासागर में नहीं आएगी। इसके दो कारण हैं, हम आपको अभी समझाते हैं। डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे आकार में जो होते हैं वो होते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट जो होते हैं थोड़े स्टील टेक्नोलॉजी के होते हैं, इनमें मिसाइलें ज्यादा लगी रहती हैं और ये अग्रिम पंक्ति में आगे आगे चलते हैं। फ्रीगेट ये समुद्र के अंदर बिछाए गए माइंस के खिलाफ भी उन माइंस को न्यूट्रल कर देते हैं। तो चाइना के पास 52 फ्रीगेट है और भारत के पास 13 फ्रीगेट है। फ्रीगेट से भी छोटे आकार के जो होते हैं वो होते हैं कॉर्वेटर। ये जो है चाइना के पास कॉर्वेटर की संख्या जो है वो 50 है और इंडिया के पास 19 है। ये पनडुब्बियों के अंदर भी हमला कर सकते हैं, पनडुब्बियों को मार सकते हैं एंटी सबमरीन हथियार के द्वारा से। तो यहां भी आपको चाइना की संख्या ज्यादा लगेगी। पेट्रोलिंग के लिए जो कोस्ट गार्ड के जहाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोलिंग वेसल। ये चाइना के पास 220 है और भारत के पास 139। ये क्या करते हैं? युद्ध में जो नेवी के जहाज घायल हो जाते हैं, जिसपे बम गिर जाता है, तो उसमें से इवैक्यूएट कराते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, सैनिकों को। तो ये राहत के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। उसका कोस्टल एरिया भी चाइना का ज्यादा है। संख्या अधिक होने के बाद भी चाइनीज नेवी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका दो रीजन है। पहला रीजन समझिए, जैसे हम एक टीचर हैं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसी पर हम आश्रित है। हमको लोग टीचर के नाम से जानते हैं, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो चाइना सब कुछ छोड़ सकता है, व्यापार नहीं छोड़ सकता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज आगे कैसे चला गया? क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में व्यापार है, पूरी दुनिया में उसके खरीदार हैं और इस सामान को पहुंचाने के लिए उसको हिंद महासागर में आना ही पड़ेगा। चाहे वो अफ्रीका में बेचे, यूरोप में बेचे, कहीं भी बेचे, तुमको यहां से जाना ही है हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में तुम भारत से बैर करके नहीं जा सकते हो, तुम्हारा व्यापार चौपट होगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा, अभी अमेरिका ने अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में भेज दिए हैं। ये जानबूझ के भेजे हैं। आप अभी सुने होंगे कि मोदी जी में और डोनाल्ड ट्रंप में फोन पे वार्तालाप हुई थी, ये सीक्रेट बात थी। लेकिन आप अभी सोचिए अपने मन से कि चाइना और अमेरिका में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने बहुत ही भीषण जंगी जहाजों को, विध्वंसक जहाजों को पूरा ग्रुप भेज दिया, जिसमें 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 अमेरिका भेज दिया, तो वो यहां से अब हट ही नहीं सकता है क्योंकि उधर झगड़ा है। अब यहां हिंद महासागर में इंडियन नेवी एकदम फ्री हो गई। अब अगर इंडियन नेवी आगे बढ़ती भी है तो अमेरिका और इंडिया एक साथ हो जाएंगे। यहां ऑस्ट्रेलिया से पहले समझौता हो गया है और इंडिया के मैटर पे कभी भी रूस उसके साथ नहीं आएगा। और आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जाएंगे। अरे बकलोलवा कहीं का, अमेरिका तुमको पैसा देना बंद करेगा, ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। और भारत के कहने पर अगर भारत के मामले में टांग लड़ाएगा तो अमेरिका जानता है कि भारत को रोकने का मतलब चाइना को रोकना, और चाइना अगर नहीं रुका तो अमेरिका के लिए दिक्कत होगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की धमकी देगा और इस धमकी से ही तुम लोग का पैंट गीला हो जाएगा। देखिए, हम लोग को केवल डराया जाता है कि चीन की सेना बड़ी है, उसके पास पैसे ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है। गलत है, हमें उसकी सेना से नहीं लड़ना है। देखिए, मेरा अपना मानना है चीन को माइंड से हराना है। सबसे पहले हमको चीन के 8 जगहों पर हमला करना है और इसमें से सबसे पहले हमको चीन के सैटेलाइट मार के गिराने हैं। आप कहिएगा कि वो इंडिया का सैटेलाइट नहीं मार के गिरा सकता है। देखिए, सैटेलाइट कहां घूम रहा है अंतरिक्ष में, इसको पता करने की टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास है और रूस के पास है। भारत की सैटेलाइट की जानकारी रूस चाइना को नहीं देगा, लेकिन चाइना का सैटेलाइट कहां है इसकी जानकारी कमकासा और कास्टा समझौता हो जाने के बाद अमेरिका हर हाल में भारत को दे देगा। और इस जानकारी के आधार पर भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से चाइनीज सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है। एक बार जब ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना के 13 जो मिलिट्री सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं, अगर ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना ऊपर से निगरानी ही नहीं रख सकता है कि भारत क्या कर रहा है, और उसके जो रडार है वो केवल छोटे एरिया को निगरानी कर सकते हैं। जो मिसाइलें एटमॉस्फेयर में घूम रही है उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष से आ रही होती है, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने
पकड़ने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, और अगर चाइना का सैटेलाइट गिर गया तो हमारी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वगैरह चाइना में घुस जाएगी, तो चाइना को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये सैटेलाइट गिरे, चाइना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा उसकी निगरानी, सर्वेलांस में। और इसके बाद जो सबसे तेज एक्शन लेता है, देखिए सैटेलाइट गिर गया तो चाइना की मिसाइलें भी काम नहीं कर सकती है, और उसके बाद अचानक जो चाइना के जो एयर स्ट्रिप हैं, हवाई पट्टियां, इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए। जो तिब्बत और सिंजियांग का एरिया जो भारत से लगता है, इन एयर स्ट्रिप को गिराने के बाद चाइना कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। हम लोग को मेन चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे एयर स्ट्रिप टूट गए, चाइनीज विमान हवा में उड़ान नहीं भर सकते बिना एयरपोर्ट की मदद से। इसके बाद हम लोग को चाइना के पावर ग्रिड पर हमला करना है। चाइना में 2 सबसे बड़े पावर ग्रिड है जो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अगर हम इस पावर ग्रिड को गिरा दिए, एक भी बम गिरा ना पावर ग्रिड पे, पूरा चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा, उसके अंदर बिजली कट जाएगी। आप सोचिए, आपके यहाँ 2-3 दिन बिजली कट जाएगी, हर एक चीज ठप हो जाएंगे, कितना आपका इन्वर्टर बैकअप पावर देगा। तो जैसे ये बिजली ठप होगी, पावर बैकअप के अभाव पर जो छोटे मोटे रडार हैं, इनको भी पावर नहीं मिल पाएगा, वो भी बंद हो जाएंगे। और उसके बाद चाइना का जो सबसे बड़ा डिपो है, जितने बड़े बड़े पेट्रोलियम के डिपो हैं, इन डिपो को उड़ा देना चाहिए। इस डिपो को उड़ाने पे डबल फायदा होगा, एक उसका पेट्रोल जाएगा, दूसरा ये खुद उसके लिए एटम बम साबित होगा, ये खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा और अगल बगल में अफरा तफरी मिल जाएगी। इसके बाद चाइना अपने रेल नेटवर्क की मदद से सोचेगा अपनी सेना को जल्दी से जल्दी बॉर्डर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए भारत को तुरंत उसके जो मेन रेलवे जंक्शन है, जहां ज्यादा रेलवे आके जुड़ती है, उन रेलवे जंक्शन को ध्वस्त करना चाहिए, ताकि रेल जो है तेजी से नहीं आ सके, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद चाइना अपना मेन फोकस करेगा रेलवे के थ्रू। तो रेलवे को ध्वस्त कर देना चाहिए तुरंत। स्ट्रेटेजिक फोर्सों को और एयरफोर्स के द्वारा उसके बड़े बड़े जितने भी सड़क पर बनाए गए पुल हैं, इसको ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि चाइना का एरिया पहाड़ों वाला एरिया है और वहां हमेशा हर 10-15 किलोमीटर बाद एक ब्रिज आता है। ब्रिज तोड़ दीजिएगा तो 2-3 महीने से कम समय में बनेगा ही नहीं, इतने में तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसको रोकने से चाइना की बढ़त रुक जाएगी। इन 6 हमले से चाइना का मनोबल पूरी तरह टूटेगा। उसके बाद जो चाइना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां तोप, गोले, बारूद कारखाने, ये सब के जो कारखाने हैं, जहां बंदूकें बनती हैं, उन सब पे तुरंत ध्वस्त करके हमला से उड़ा देना चाहिए। इससे जो उसका बैकअप सपोर्ट था, ये टूट जाएगा और बैकअप टूटने के बाद उसे इस विषम परिस्थिति में कोई दुनिया मदद नहीं करेगी। और चाइना जो सबसे ज्यादा कूदता है अपने व्यापार पे ना, उसके व्यापार को समुद्र के रास्ते होते हैं, उसके जितने भी बड़े बंदरगाह हैं, उस पर तेजी से हमला करके एक साथ तोड़ देना चाहिए इन सबको। हमारे हिसाब से चाइना की इन 8 जगहों पर हमला करेंगे, चाइना की कमर टूट जाएगी। लेकिन चाइना हमको अपनी केवल मजबूत चीजों को दिखाता है कि हमारे पास 21 लाख आर्मी है। अरे कोई आर्मी धरी की धरी रह जाएगी ससुराई, तुम्हारा ये 8 चीज टूट गया ना, तो तुम देखा ना 21 लाख फौज है कि 21 करोड़ है, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा किया गया है। इजराइल ने 6 दिन की लड़ाई में पूरी अरब देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों को हरा दिया था। ना कोई उसका साथी था, ना पूरे पड़ोसी उसके दुश्मन थे सब। इसके बावजूद उसने पूरे अपने अरब देश के दुश्मनों को धूल चटा दिया, चाहे वो उसके अगल बगल का मिस्र हो, सीरिया हो, लेबनान हो, सबको हरा दिया। और इजराइल वो सारे हथियार, वो सारी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए हर एक रणनीति तैयार है। अतः भारत अगर इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग ज्यादा भारी पड़ेंगे। लेकिन हमको क्या दिखाया जाता है कि हमको आर्मी से लड़ना है, एयरफोर्स से लड़ना है, अभी मेंटली लड़ना है। पहले ये थूर दीजिए और उसके बाद एक आर्मी आओ, सोचो तो आप बहुत ज्यादा टाइम करना, ले टैंक उठा के हम लोग यहाँ खूंटा में बांधेंगे टाइम को। देखिए, अगर चाइना पर इस तरह से हमला होगा तो अगले 100 साल तक चाइना खड़ा नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमें तुरंत चाइना के इन भाग में, यानी उसके तिब्बत में विद्रोह खड़ा करके तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। अभी दलाई लामा ने भी कहा है भारत को कि अगर भारत तिब्बत को स्वतंत्र कराएगा तो तिब्बत भारत का साथ देगा। तो तिब्बत पे तुरंत इस तरह से एक्शन ले लेना चाहिए। तो भारत को तिब्बत के मामले को भी जोर से उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी से 100 रुपया ले लिए हैं और हम चाहते हैं वो 100 रुपया हम हड़प ले, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? जब वो आदमी मिले ना, तो हमको कहना चाहिए हमारा 1000 रुपया दो, हमारा 1000 रुपया दो। आदमी कहेगा कैसा 1000, कैसा 1000? पंचायत बैठेगा तो फिर हो गया, चलो भाई 1000 का मैटर नहीं है, और पीछे वाला 100 रुपया गायब हो गया। इसीलिए भारत को तुरंत तिब्बत और ताइवान के मामले को हाईलाइट करना चाहिए कि चाइना उसी में उलझ जाए, लद्दाख ये सब का मैटर नहीं मिल जाए। चाइना को खाली छोड़ेंगे तो फिर वो आपको बर्बाद करेगा। अतः हमारे नीति निर्देशकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अपनी सेना को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमें चाइना की इन 8 जगहों पर एक ही बार हमला करना है, जिस तरह से इजराइल ने किया था। और उसके बाद तिब्बत के मैटर को हाईलाइट करके तिब्बत को स्वतंत्र कराना चाहिए। और हमारे नीति निर्देशकों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि तोप टैंक का जमाना अब पुराना हो गया, अब आपका मेंटली लड़ाई लड़ेगी। अभी भारत के पास 2 सबसे घातक हथियार है। आप देखिए सबसे घातक हथियार हमारे पास कौन है? अभी जो भारत के कमाल संभाले ना नरेंद्र मोदी, बहुत ही ढीठ प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी के बाद इतना ढीठ प्रधानमंत्री अभी हमको अब देखने को मिला है। देखिए नरेंद्र मोदी का डिसीजन कितना तगड़ा था कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं, और वो लोग भी मरे हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से अमेरिका का न्यूज है। उसने कहा कि हमने क्लोज मॉनिटरिंग की है। अमेरिका ने रिपोर्ट दिया है कि चाइना के गलवान घाटी के एरिया में चाइना ने एम्बुलेंस और एयरलिफ्ट से अपनी लाशों को उठाकर ले गया। और चाइना ने खुद कहा है कि हम इसको ज्यादा, हम
संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे देश में इसके एक निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और चाइना ने क्या कहा है कि भारत सरकार को भारत के सैनिकों को माफी मांगना चाहिए। इसका मतलब जो पिटाया है वही ना कहता है कि दूसरा आदमी माफी मांगे। और कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के है कि नहीं है। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सब, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे ऐसे ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए हाथ से पकड़ के मुर्गियां ईट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। इतनी तो होते हैं सब चाइनीज। जब भारतीय सैनिक कद काठी से भी हैवी साबित होते हैं सब उनके सामने। मोदी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। चाइना ने क्या कहा था कि हम 8 घंटे में फौज उतार सकते हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और मोदी जी ने 1 लाख फौज को घुसा दिया लद्दाख के एरिया में और गलवान घाटी से महज 5 किलोमीटर पीछे रोका हुआ है। अगर वो फौजी चाहे तो आधे घंटे में 30 मिनट में पैदल पहुंच जाएंगे गलवान घाटी पे। और चाइना कहता है हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, हम 8 घंटा में पहुंच सकते हैं। देखो यहाँ आधा घंटा में पहुंच सकते हैं। 1 लाख को पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। अब बोला तक नहीं किसी को कि हम पहुंचा दिए। मोदी जी ने भी स्पष्ट संकेत दे दिया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दिया है कि इस गलवान घाटी में जो हुआ विवाद के बाद भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं इसमें काफी ज्यादा दरार देखने को मिलेगी। अर्थात भारत व्यापार के क्षेत्र पर भी उसका विरोध करेगा। और दूसरी जो बात है हम मोदी जी से कहेंगे अभी कुछ समय के लिए जो भारत के रक्षा मंत्री है ना वो योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए। देखिए 1 महीना में ना पूरा का पूरा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना साफे खत्म हो जाएगा। फिर चाइना नहीं कहेगा कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस बात को मानिए। अभी वर्तमान में यही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। हम आप ही से पूछते हैं एक बात बताइए ना, अभी जो स्थिति है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो हमारा नेतृत्व कर रहा है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे कि अभी याद करेंगे नेहरू ऐसे थे वो ऐसे थे? अरे हमको आपको सबको इस समय अपनी सेना के साथ अपने नेतृत्व के साथ एकदम खड़े रखना है। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, अलग पार्टी की हो सकते हैं, लेकिन अभी बॉर्डर पे जो चल रहा है हमको आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कटा जाएंगे लोग एक एक करके। क्योंकि जब चाइना घुसेगा ना काटना चालू करेगा तो नहीं देखेगा कि आप किस धर्म के, किस जाति के, किस पार्टी के रहने वाले हैं। बंदूक किसी के सीना नहीं पूछ के जाती है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि किस जाति को, काट के रख देगा एक साथ। इसलिए अभी भी समझ जाइए अभी भी हमको अपनी सेना के साथ सरकार के साथ डट के खड़ा रहना है। जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो हम एक एक सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया था हर चीज को, लेकिन अभी पूछना गलत है। देखिए अगर आपको लगता है हम किसी पार्टी के समर्थक हैं तो गलत बात है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है अभी इन्हीं से संभलेगा। नहीं तो आप ही कमेंट करके बताइए ना कि कौन किससे संभलेगा। अभी क्या कर सकते हैं? अभी हमको हर हाल में साथ देना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में हम मिसाइलों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। अभी हम केवल दोनों की क्षमता की तुलना कर रहे थे, ना कि उनकी स्पेसिफिकेशन की। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, सबसोनिक, सरफेस टू सरफेस, LRSAM, ये सब क्या मिसाइल होती है, इसमें क्या अंतर है, इसको समझा देंगे। साथ ही दोनों देशों के जो जहाज है या जो हेलीकॉप्टर है या जो भी फाइटर प्लेन है उसको 1 to 1 रख के तुलना भी कर सकते हैं कि इसका डिस्क कैपेसिटी कितना है, इसकी सर्विस सीलिंग कितनी है, इसमें हॉट स्पॉट कितने जगह पे लगाए गए हैं, इसमें किस तरह का रडार है। इस सब के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हम एक एक चीज की तुलना करा देंगे। अगर इसमें करते तो वीडियो 4 घंटा का हो जाता, काफी लंबा हो जाता। हमारे हिसाब से भारत को भी इजराइल की नीति अपनानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना के 8 जगहों पर हमको टारगेट लेकर रखना चाहिए कि नहीं, कि रातों रात हम हमला कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कि उन 8 जगहों पर हमला करने के बाद क्या चाइना खड़ा हो सकता है? चाइना पूरी दुनिया में कोरोना बांट दिया। हमारे ख्याल से जो अन्य बॉर्डर पे है ना, भारत सरकार को हॉस्पिटल से उठा कोरोना मरीज को वर्दी पहना के घुसा देना चाहिए चाइना बॉर्डर पे। लो ससुरा धकिया, देखो तू ससुरा कोरोना बांटा, हम वो बांट देंगे तुरा यहाँ पे। चाइना शराफत से सुधरेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।